हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का पार्ट 2 देखें दोस्तों। 9th क्लास 10 का दोस्तों भूगोल पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से। दोस्तों जो भाई बहन 9 का नहीं पढ़ेंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में 9 का पहले भूगोल देखिए 9th का, उसके बाद आप 10th का देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए भारत की प्रस्तावना है, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, फिर से देख लिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय है दोस्तों, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में दिया गया है। और स्वतंत्रता दोस्तों 5 प्रकार की: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों। और गरिमा जो दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया है प्राप्त करने के लिए। चलिए तब तक उन शब्दों में व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए देखिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा 31/1/1977 में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तावित है दोस्तों। संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 धारा 2 द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान प्रति स्थापित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों संसाधन एवं विकास दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण है सेकेंड चैप्टर दोस्तों। फिर जल संसाधन है, फिर आपका कृषि है, फिर आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है दोस्तों। और विनिर्माण है, विनिर्माण उद्योग, फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं दोस्तों। ये क्लास 10th का ज्योग्राफी है दोस्तों। जिन भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। आप सबों के लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ थोड़ा हमारे लिए कीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए एक नज़र मोटी मोटी आंखों से देख लेते हैं। इफ्को देखिए, इफ्को की स्थापना दोस्तों, स्थापना वर्ष है और सहयोग देश, स्वामित्व और अवस्थिति 1870 से 1913 में प्रारंभ निजी स्वामित्व था दोस्तों। और 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया इफ्को को दोस्तों। और कुल्टी और बर्नरपुर और पश्चिम बंगाल में ये दोनों जगह पड़ता है दोस्तों, वहाँ ये अवस्थित है। टिस्को 1907 में निजी स्वामित्व था दोस्तों, जमशेदजी टाटा की कंपनी थी, ये जमशेदपुर झारखंड में है दोस्तों। VISL दोस्तों, VISL ये 1923 में निजी स्वामित्व में, जब तक मिस्को थी दोस्तों, जब तक मिस्को थी। बाद में राष्ट्रीयकरण इसका भी किया गया दोस्तों। भद्रावती कर्नाटक में ये कंपनी थी दोस्तों। भिलाई देखिए 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। रूस के सहयोग, सोवियत यूनियन मतलब रूस के सहयोग से इसे स्थापना किया गया। भिलाई दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। बोकारो देखिए दोस्तों, बोकारो जो 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र था, ये आपका सोवियत यूनियन रूस के सहयोग से ये भी बनाया गया दोस्तों। बोकारो झारखंड में है दोस्तों। दुर्गापुर देखिए 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र के तहत था, ये इसे बनाया गया दोस्तों इंग्लैंड के सहयोग, यूके के सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से दुर्गापुर को। ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है दोस्तों। राउरकेला देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, ये इसे जर्मनी के सहयोग से बनाया गया दोस्तों। ये भी 1959 में ही बनी दोस्तों, ये भी 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी। ये राउरकेला उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। विशाखापट्टनम देखिए, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, ये भी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था दोस्तों। ये भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों। सालेम आपका, ये भी 59 में दोस्तों कर्नाटक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, ये भी तमिलनाडु में बनाया गया दोस्तों। विजयनगर भी कर्नाटक में है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट शब्दावली की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा इसे जूम कर देते हैं जो कि आपको दिखने में
अच्छा लगे दोस्तों? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अपनति दोस्तों, अवसादी चट्टानों में डीजल अवसादी चट्टानों में संपीड़ित बल से उत्पन्न एक मेहराब मोड़ है दोस्तों। अवसादी चट्टानों में संपीड़न बल से उत्पन्न एक मेहराब मोड़ है। और अवसादी चट्टानें देखिए, अवसादी चट्टानें वे चट्टानें जो सनस्तरों या तलघटों की परतों के रूप में निक्षेपित है दोस्तों। फिर देखिए आग्नेय चट्टान दोस्तों, आग्नेय चट्टान जो है वे चट्टानें जो तरल मेगमा के जमने या ठोस होने से बनता है दोस्तों। आर्द्र भूमि देखिए, भूमि जो समय समय पर जलमग्न हो जाती है, इसमें लवण, कच्छ और ज्वारनदमुख सम्मिलित होते हैं दोस्तों। कायंती चट्टानें देखिए, कायंती चट्टानें जो है दोस्तों वे चट्टानें जो मूल रूप से आग्नेय या अवसादी थी, लेकिन जिसका लक्षण रूप में परिवर्तन हो गया था दोस्तों। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। गिरिपद मैदान देखिए, गिरिपद मैदान जो है वह मैदान जो पहाड़ों के पद में निर्मित या स्थित है दोस्तों, उसे हम लोग गिरिपद कहते हैं। गिरिपद मैदान किसे कहते हैं? वह मैदान जो पहाड़ों के पद में निर्मित है उसे हम गिरिपद कहते हैं। चट्टान देखिए, खनिजों का संगठित योग चट्टान कहते हैं। तेल संग्रहण प्रग्रहण देखिए, तेल प्रग्रहण दोस्तों एक भूवैज्ञानिक संरचना जिसमें पर्याप्त मात्रा में तेल व गैस का संचयन संभव होता है दोस्तों। तेल प्रग्रहण क्या है? एक भूवैज्ञानिक संरचना जिसमें पर्याप्त मात्रा में तेल व गैस का संचयन संभव है दोस्तों। भूतापीय देखिए, भूतापीय भूप्रकृति में गहराई के साथ तापमान का बढ़ना। ऊपर परत में यह दर औसतन 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है दोस्तों। भूतापीय क्या हुआ? भूप्रकृति में गहराई के साथ तापमान बढ़ना और ऊपरी परत में यह दर औसतन 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है दोस्तों। मैग्नीज ग्रंथियां देखिए, मैग्नीज ग्रंथियां महासागरीय तली पर बिखरे हुए तलझट मुक्त लोहा मैग्नीज सम्मिलित है तथा इनमें आमतौर पर कुछ मात्रा में तांबा, निकेल और कोबाल्ट भी होता है दोस्तों। इसमें आमतौर पर कुछ मात्रा में तांबा भी होता है और निकेल भी और कोबाल्ट भी पाया जाता है साथियों। सकल घरेलू उत्पाद देखिए, यह एक समय विशेष अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। सामान्यतः यह एक वर्ष के लिए होता है दोस्तों। सकल मूल्य वर्धित दोस्तों, सकल मूल्य वर्धित जीबीए दोस्तों, उत्पादन पर सब्सिडी जोड़कर अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद से सकल मूल्य वर्धित जीबीए मतलब ग्रोस डोमेस्टिक निकाला जाता है दोस्तों। ह्यूमस देखिए, मृत अपघटित जैविक पदार्थ जो मिट्टी की ऊपरी परत में उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ह्यूमस क्या किसे कहते हैं? मृत व अपघटित जैविक पदार्थ जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। संसाधन एवं विकास देखिए, चलिए थोड़ा हम लोग इस चैप्टर नंबर आज आपका 1 है दोस्तों, देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों ये। चलिए हम लोग थोड़ा ऐसे जूम करते हैं क्योंकि पढ़ने में सुविधा हो। देखिए, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं को एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। चलिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं जैसे देखिए, भौतिक पर्यावरण प्राकृतिक है दोस्तों, मानव है ये, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी संस्थाएं, प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कि रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक प्रक्रियाओं मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ
क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य वस्तुओं से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों की महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। देखिए ख में देखिए समापयिकता के आधार पर नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग दोस्तों। समापयिकता के आधार पर दोस्तों। गौ में देखिए स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और सामुदायिक। घ देखिए विकास के स्तर के आधार पर संभावी और विकसित, भंडार और संचित कोष दोस्तों। थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, इस चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए संसाधन हो गया प्राकृतिक और मानवीय दोस्तों। नवीकरणीय योग हो गया आपका प्राकृतिक, और नवीकरणीय योग भी नवीकरणीय योग प्राकृतिक में और मानवीय में देखिए संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं। मात्रा एवं गुणता है दोस्तों मानवीय में। और सतत में देखिए अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, ये आपका सतत में है दोस्तों। और जैव में आपका दो है, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य दोस्तों, जिसे वन करते हैं। और नवीकरणीय में दोस्तों पुनः चक्रीय, जैसे धातु हो गया, और नवीकरणीय और चक्रीय में, ये चक्रीय है, और चक्रीय में जीवाश्म ईंधन दोस्तों। संसाधनों का वर्गीकरण हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। संसाधनों का विकास देखिए। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है दोस्तों। चलिए देखिए, कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास हुआ। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज में दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनीय अर्थात अमीर और गरीबी में बंट गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जिसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षय और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है दोस्तों। क्रियाकलाप में देखिए, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। दूसरा देखिए पॉइंट, घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव के एक सर्वेक्षण करें और लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखिए अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों तक समुचित चित्र तैयार करें। चलिए देखते हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारे पृथ्वी पर भविष्य में खतरे पड़ सकते हैं। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास की एक हिस्सा है दोस्तों। सतत जो है पोषणीय विकास की हिस्सा है। चलिए हम लोग समकालीन 2 देखते हैं। चलिए हम लोग एक साइड देख लिए, दूसरा साइड देखते हैं। सतत पोषणीय विकास देखिए दोस्तों। सतत पोषणीय जो है आर्थिक विकास का अर्थ है। क्या है? आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे।
चलिए, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 दोस्तों, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए दोस्तों। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक, आर्थिक और विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों। एजेंडा 21 देखिए, यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजीलों के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था कि इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति और गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। एजेंडा तैयार करे। संसाधन नियोजन देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है दोस्तों। और यह और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है तो परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है दोस्तों। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है दोस्तों। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है दोस्तों। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग। अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उसकी पहचान करें दोस्तों। देखिए, भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपानों को देखिए। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना दोस्तों। खो देखिए, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत योजना ढांचा तैयार करना। गौ में देखिए, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना को समन्वय स्थापित करना दोस्तों। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया दोस्तों। ज्ञात करें, सामुदायिक भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। देखिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की
मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विश्वास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़ी प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। देखिए, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेश में संसाधन संपन्न और प्रदेश विदेशी और आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुक्त संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। संसाधन का संरक्षण देखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और क्षति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधन का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के कारण, चलिए आगे पेज में देखते हैं, ह्रास के कारण और लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी की दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की और 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट के सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। दोस्तों, भू संसाधन देखिए, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक और क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जो है दोस्तों, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवन और मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं और परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 40% भूमि क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं और पर्यावरण विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और परिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल के लगभग 27% हिस्सा पठारी 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र का है। दोस्तों,
यहाँ पर वर्ड पकड़िए, पठारी पूछा है। इस क्षेत्र में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी 2.0 में दोस्तों। इस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है दोस्तों। चलिए समकालीन 2 देखते हैं हम लोग। सत्ताईस % जो हिस्सा है, जो क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ 27% जो आपका हिस्सा ये पठार है दोस्तों, और 43% हिस्सा मैदान है। ग्रीन कलर, येलो, जो कलर देखिए दोस्तों ब्लू कलर में है। और पर्वत जो है दोस्तों, ये कलर पर्वत है। पर्वत कितने, 30% पर्वत है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य भू आकृति के अंतर्गत क्षेत्र। भू उपयोग देखिए, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन हो गया, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर और कृषि योग आयोग भूमि दोस्तों, बंजर और कृषि आयोग भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क और उद्योग इत्यादि दोस्तों। को 3 देखिए, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि आयोग भूमि जो है वो है अस्थायी चरवाहे तथा अन्य गोचर भूमि। अब वो में देखिए विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है दोस्तों। फिर से देखिए, विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। 100 में देखिए, कृषि योग बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो दोस्तों। प्रतिभूमि देखिए 4 पॉइंट में प्रतिभूमि है वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि पुरातन प्रति, यानी 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। शुद्ध देखिए, शुद्ध निवल मतलब बोया गया क्षेत्र, शुद्ध निवल मतलब दोस्तों बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है। शुद्ध यानी निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रतिवेदित क्षेत्रफल 100% दोस्तों। देखिए क्या बोला है, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960 से 61 और सामान्य भू उपयोग 2014 से 15 दोस्तों। देखिए वन देखिए दोस्तों आपका कितना % पे, 18.1 पे था। बंजर और कृषि आयोग भूमि कितना है, 12.1 दोस्तों। बंजर और कृषि आयोग भूमि दोस्तों 12.1 है। ये कब का डाटा है, ये आपका 1960 से 61 का डाटा है, ये ध्यान रखिएगा। और गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत कितना है, 4.95 दोस्तों। और अस्थायी चरवाहे, चारागाहें और अन्य गोचर भूमि कितने हैं दोस्तों, ये येलो है दोस्तों, 4.71 है। और विविध वृक्ष फसलों तब उपवनों के अंतर्गत कितने आ रहे हैं, ये दोस्तों आपका 1.50 आ रहा है दोस्तों। चलिए आप लोग इधर देखिए, कृषि योग बंजर भूमि कितना है दोस्तों। कृषि योग बंजर भूमि जो है ये आपका चलिए हम लोग आगे नीचे देखते हैं, नीचे समझ में आ जाएगा। डायरेक्टर ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017। देखिए दोस्तों भारत में भू उपयोग स्वरूप दोस्तों, भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, तब मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपरा इत्यादि शामिल है दोस्तों। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर
अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। क्रियाकलाप देखिए, भू उपयोग के दो वृत्त चित्र 1.4 में की तुलना करके पता लगाइए कि 1960-61 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र वनों के अंतर्गत भूमि की बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। देखिए 14-15 का यही डाटा है दोस्तों। बंजर भूमि जो आपका है 5.5 है दोस्तों। परती भूमि अतिरिक्त अन्य पुरातनी परती कितना है, ये आपका 3.6 है दोस्तों। वर्तमान परती दोस्तों 4.9 है अभी। अशुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र दोस्तों ये आपका 45.50 है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है दोस्तों। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी परती के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है दोस्तों। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न। पंजाब और हरियाणा में आपका 80% भूमि पर खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से कम क्षेत्र बोया जाता है दोस्तों। इन राज्यों के शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र को कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों से ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है दोस्तों। वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र सिंचित है दोस्तों। देखिए VVI पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। दोस्तों वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें और रेल लाइनें, उद्योग इत्यादि आते हैं दोस्तों। लंबे समय तक लगातार भूमि सर्वेक्षण, प्रबंधन के अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण भी पर गंभीर आपदा आ सकती है दोस्तों। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय चलिए देखते हैं हम लोग। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को तो 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान भी पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है दोस्तों। इसी समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत। 28% जो भूमि है निम्नीकृत किसमें है, वनों के अंतर्गत दोस्तों। 56% क्षेत्रफल जल अपर्दित है। 56% जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है दोस्तों। खनन के उपरांत खाद्यान्नों वाले स्थानों की गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है दोस्तों। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन, भूमि निम्नीकरण
का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना और मृदा वर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो मृदा की जल को सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अवशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है दोस्तों। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रतीले टीलों को भी कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिसंस्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसलिए मृदा संसाधन देखते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है दोस्तों। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाती है। कुछ गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल और अथवा सनस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन और बहते जल की क्रिया, पवन हिमनंदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। चित्र 1.5 में देखते हैं हम लोग। मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई और गठन और आयु और रासायनिक और देखिए ऊपर सनस्तर का मृदा दोस्तों, ऊपरी सनस्तर का मृदा, उप मृदा, अपक्षयित चट्टानों, बालू और गाद और सिल्ट व मृत्तिका दोस्तों किस तरह है। अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें देखिए दोस्तों, और अपक्षय रहित आधारित चट्टानें, ये सब है। मृदा परिच्छेदिका है दोस्तों ये। चलिए देखते हैं हम आगे। भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। देखिए मृदाओं के वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच और भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान ये जलोढ़ मृदा है दोस्तों। देखिए जलोढ़ मृदा किस तरह होती है देख लीजिए आप लोग अपनी आंखों से। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मृदा से बना यह कुछ मृदिकाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है दोस्तों। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं दोस्तों। जलोढ़ मृदा में
रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर और जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक पुराना जलोढ़ जिसे हम लोग बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे हम लोग खादर कहते हैं। बांगर मृदा में जो है पुराना जिसे बोलते हैं दोस्तों, बांगर में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। कंकड़ ग्रंथियों की जो है मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में दोस्तों बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। खादर में दोस्तों जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल और गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिकतम उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं जो है अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों चलिए हम लोग काली मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। इन मृदाओं का रंग दोस्तों थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर आवाज़ डिस्टर्ब करे तो थोड़ा आवाज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा। आप लोग इसको जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस मृदाओं का रंग काला होता है। काली मृदा का जो है दोस्तों मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुड़ मृदा जल्दी पढ़ने के चक्कर में दोस्तों इसे रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों में काली मृदा के बनने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या बोला गया दोस्तों? यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों में काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं ढक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के ऊपर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और थोड़ा छोटा करके देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैप भी देखिए दोस्तों, तब ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए भारत के मृदा के प्रकार देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जंगल झाड़ है दोस्तों। चलिए देखते हैं नीचे देखिए पर्वत और वन। देखिए पर्वत वन जहाँ जहाँ ग्रीन दिखा रहा है दोस्तों वो पर्वत और वन है, ये सब में पर्वत है दोस्तों। फिर देखिए जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जा रही है, ये सब जो इलाका ये जलोढ़ मृदा का इलाका ये सब जो है दोस्तों ये जलोढ़ मृदा का आपका इलाका है। उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जहाँ पे ये जो दिखा रही है दोस्तों ये सब जलोढ़ मृदा की इलाका है, साइड जो दोस्तों है। फिर लाल और पीली मिट्टी जो है दोस्तों, देखिए लाल और पीली मिट्टी जो है दोस्तों ये सब जो क्षेत्र है ये आपका लाल मिट्टी का क्षेत्र है, जो लाल कलर से किया हुआ है ये सब लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों। फिर देखिए लेटराइट जो है आपका कहाँ कहाँ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी दोस्तों देखिए ये किनारा में पाया जा रहा है आपका तमिलनाडु क्षेत्र नहीं दोस्तों, केरला के क्षेत्र तरफ दोस्तों आपका लेटराइट मृदा पाई जा रही है। ये सब जो है लेटराइट मिट्टी का ही विस्तार है दोस्तों ये सब इलाका में। शुष्क मिट्टी देखिए, शुष्क मिट्टी जो है बहुत कम मात्रा में होगा दोस्तों। देखिए शुष्क मिट्टी पाकिस्तान के एरिया में पाया जाता है दोस्तों, मतलब इंडिया में ही है, पाकिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर है वहाँ पे आपका शुष्क मृदाएं पाई जा रही है राजस्थान की ओर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लेटराइट मृदा देखिए नेपाल के क्षेत्र में बहुत काफ़ी मात्रा में, नेपाल और भूटान के क्षेत्र में है दोस्तों, बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए काली मृदा और लेटराइट मृदा दोस्तों। लेटराइट मृदा देखिए किस तरह चट्टानी मृदा
तरह है दोस्तों। हाँ, काली मिट्टी देखिए इस तरह है। देखिए थोड़ा जूम कर दिए, थोड़ा नज़दीकी से देखिए। चलिए हम लोग अब इसे जो इसके बारे में दिया गया इसको डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है दोस्तों। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है दोस्तों। परिपूर्ण होती है, यानी भरपूर वही परिपूर्ण हुआ, परंतु इनमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले ही बौछार से शुरू कर दी जाती है दोस्तों। चलिए लाल और पीली मृदा के बारे में हम लोग थोड़ा इसको भी जान लेते हैं, कैसी मृदा है। लाल मृदा जो है ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है दोस्तों। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दाहिने छोर, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पाद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार और आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है दोस्तों। चलिए लेटराइट मृदा पर चर्चा करते हैं हम लोग। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। यानी लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए लेटराइट मृदा का आकार देखिए आप लोग किस तरह चट्टानी की तरह है दोस्तों। ये लेटराइट मृदा का ही फिगर है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए आराम से। क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है दोस्तों। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH 6 होती है दोस्तों, अम्लीय होती है। लेटराइट मृदा जो होता है वो गहरी तथा अम्लीय होती है। इनमें सामान्यतः पौधों की पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसमें ह्यूमरस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क परिणामों में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण